प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर में बाल विकास के संबंध में आज अध्ययन करेंगे कि बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है, बाल विकास की जानकारी एक अध्यापक के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि बहुत समय पहले लोग बालक और उसके विकास की समस्याओं पर पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं देते थे। ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। बालक को प्रौढ़ व्यक्ति का एक लघु रूप माना जाता था या लघु स्वरूप माना जाता था कि जैसे प्रौढ़ व्यक्ति है उसी का छोटा रूप बालक है। इसीलिए लोग बाल मन और प्रौढ़ मन में कोई मौलिक भेद नहीं समझते थे और यही कारण रहा है कि बालक की शिक्षा दीक्षा पर कोई विशेष दृष्टिकोण अपनाकर उसके अध्ययन की व्यवस्था नहीं की गई थी या जो है समुचित मात्रा में ध्यान नहीं दिया जाता था जिससे बालक का विकास हो सके। यद्यप अगर हम देखें तो बालकों के प्रति समाज की जो परंपरागत विचारधारा थी वो व्यावहारिक तो थी परंतु मनोवैज्ञानिक नहीं थी। आज की जो बालकों के प्रति समाज की विचारधारा है वो मनोवैज्ञानिक हो गई है और मनोवैज्ञानिक विचारधारा होना आवश्यक है। उस समय की विचारधारा व्यावहारिक थी लेकिन मनोवैज्ञानिक नहीं थी और बालक की शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जो उस समय हुआ करता था वो ये था कि बड़ा होकर के परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करना। किंतु 17वीं शताब्दी के कुछ दार्शनिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने बालक को केंद्र बिंदु मानकर बालक के केंद्र में रहकर उसकी शिक्षा की एक नई योजना तैयार की और सबसे पहले जॉन अमास कामेनियस, नाम सुना होगा आपने, कि कामेनियस ने बालकों की शिक्षा के लिए वैज्ञानिक पद्धति का श्रीगणेश किया और उसने 1628 में रॉबिस पिक्ट नामक 2 पुस्तकों की रचना की जिसमें पहली पुस्तक में जो कम्युनिस्ट ने लिखा है, पहली पुस्तक में बालक के प्राथमिक शिक्षा की आवश्यक बातों पर प्रकाश डाला गया है और दूसरी पुस्तक में तस्वीरों के माध्यम से पाठ्य सामग्री को रोचक बनाने का प्रयास किया गया है। जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को तस्वीर के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो ये उन्हीं की देन है, कमेनियस की देन है। उन्होंने ही इस प्रथा को शुरू किया था, यानी तस्वीरों के माध्यम से पाठ्य सामग्री को रोचक बना करके बालकों के मानस पटल पर अंकित करने का कार्य किया गया था। कामेनियस का जो ये प्रयास था वो ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने लोगों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया कि बाल मन और प्रौढ़ मन में अंतर होता है, भिन्नता होती है। इसलिए उसकी शिक्षा की योजना सदा उसकी क्षमताओं को दृष्टिकोण में रखकर ही बनाई जानी चाहिए। यानी बालक की शिक्षा की योजना बालक की क्षमताओं को दृष्टिकोण में रखकर बनाया जाना चाहिए। फिर 18वीं शताब्दी में जॉन लॉक, रूसो, पेस्टाल्जी, हर्बर्ट तथा फ्रॉबेल ने प्राकृतिक विधियों का प्रयोग करके बालकों का अध्ययन प्रारंभ किया। 1774 में पेस्टाल्जी ने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र के विकास का विवरण प्रस्तुत किया जिसे बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण माना जाता है। अब ये देखिए धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में लोगों की रुचि वैज्ञानिक बाल विकास अध्ययन में बढ़ने लगी और जिसके परिणाम स्वरूप अनेक चरित्र लेख लिखे गए। किंतु 19वीं शताब्दी के बाल विकास अध्ययन की दिशा में महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाले प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें बाल अध्ययन आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। यानी बालकों के अध्ययन के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। उन्होंने केवल बाल जीवन ही नहीं बल्कि
बाल अध्ययन केंद्रों, सोसाइटियों, बाल कल्याण संगठनों की भी स्थापना की। 1881 में हॉल ने एक पुस्तक लिखा जिसमें बालकों के बारे में बहुत अधिक ध्यान देने की बात कही गई। उनके प्रयास से ही शिक्षकों की भांति अभिभावक भी बाल अध्ययन में रुचि प्रदर्शित करने लगे। उन्होंने प्रश्नावली विधि का भी प्रयोग किया, विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया और उनके रुचियों को, उनकी योग्यताओं को, उनकी क्षमताओं को जानने का प्रयास किया, उनकी विशेषताओं को जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने उनकी मनोवृत्तियों को पता लगाया और एडो किशोरावस्था की विशेषताओं का भी उन्होंने अध्ययन किया और 2 भागों में एडोलसेंस नामक ग्रंथ की रचना की, जो ऐतिहासिक दृष्टि से एक महान कृति समझी जाती है। हॉल ने 1893 में अमेरिका में प्रथम बाल अध्ययन सोसाइटी की स्थापना भी की और इसके बाद धीरे धीरे पोलैंड में, इंग्लैंड में, जर्मनी में तथा फ्रांस में इस तरह की सोसाइटियों की स्थापना की गई। तो अगर हम देखें कि 20वीं शताब्दी में बाल विकास संबंधी साहित्य का जो काफ़ी विकास हुआ, इसीलिए इसे बाल शताब्दी कहना अतिशयोक्त नहीं होगा। तो एक तरफ फ्रायड के विचारों का जो है बाल अध्ययन पर गहरा प्रभाव पड़ा, दूसरी ओर बाल अध्ययन की नवीन जो विचारधाराएं थी, नवीन जो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग बढ़ने लगा, जिसमें शैशवकालीन कामुकता, दमित इच्छाओं तथा बाल स्वप्नों की समस्याओं ने बाल अध्ययन को एक रुचिकर क्षेत्र प्रदान किया। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वर्तमान समय में बाल अध्ययन में अधिक से अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग होने लगा है और एक बालक के अध्ययन की प्रवृत्ति एक तरह से समाप्त हो गई है। ये कहा जाए कि एक बालक के अध्ययन की प्रवृत्ति समाप्ति के स्थान पर है। उनके स्थान पर विभिन्न विधियों यानी मानस विधि, प्रयोगात्मक विधि तथा सोसाइटियों, सोशियोग्राफी विधि आदि का प्रयोग होने लगा है। विशाल बाल समूहों, विभिन्न क्षमताओं का अध्ययन किया जाने लगा है। साथ ही साथ सामान्य प्रकार के अध्ययनों के स्थान पर विशिष्ट प्रकार के अध्ययनों का प्रचलन हो गया है, जिससे बालकों के संबंध में पर्याप्त जानकारी हो पाए और बालकों का विकास किया जा सके। इसी शताब्दी में बालक की विभिन्न क्षमताओं को ज्ञात करने के लिए विविध प्रकार के मानसिक परीक्षणों का निर्माण हुआ और उन परीक्षणों के माध्यम से बालक की गतिविधियों को, बालक की योग्यताओं को, बालक की क्षमताओं को आंकने का प्रयास किया गया। तो वर्तमान शताब्दी के बाल विकास अध्ययन में कुसमायोजित बालकों तथा समस्या शिशुओं यानी समस्या बालकों के अध्ययन और उचित निर्देशन का भी ध्यान दिया गया, उनका उचित निर्देशन पर बल दिया गया। इसके साथ ही साथ पूर्ण पाठशालीय अवस्था पूर्व पाठशालीय अवस्था प्री स्कूल स्टेज में बालकों के मनोवैज्ञानिकों की रुचि बढ़ी और बालकों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। तो इस तरह से अब बालक की योग्यता, क्षमता, आकांक्षा स्तर, अभिवृत्ति और रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसीलिए आज बालक की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाल अध्ययन के ऊपर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।